स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों के पीछे में कहीं पीछे छूट जाती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में हत्या की खबर से। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गांव खेड़ा में मां और दो बेटियों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। तीनों के शव गांव के बाहर तालाब के पास में पड़े हुए मिले। सभी शवों के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ मिला है। दोनों बेटियों की उम्र 8 साल और 4 साल बताई जा रही है। तो वहीं पर एक साथ 3 शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पहुंच करके तफ्तीश की शुरुआत करती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त ये मामला सामने आया। गांव के लोगों के साथ साथ में पुलिस की टीम वहां पर लोगों से पूछताछ कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा गया इस हत्याकांड को लेकर। जनपद उन्नाव का थाना औरास का गांव पूरनखेड़ा है। यहाँ सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है और 2 बच्चियाँ जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 8 वर्ष है, उनका शव यहाँ पे एक सूखे तालाब के बगल में पड़ा हुआ है। और प्रथम दृष्टया ये तीनों का जो हत्या की गई है, ऐसा लग रहा है कि गला दबाकर किसी कपड़े से घूंटकर इनकी हत्या की गई है। और ये सामने आ रहा है कि ये महिला का और अपने इनके पति के साथ इनके संबंध ठीक नहीं थे। हमारे सहयोगी अश्वनी अवस्थी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अश्वनी, जाहिर तौर पर एक मां और उसकी 2 बेटियों की हत्या, अचानक गांव में इस तरह से अपराध की खबरें एक बार फिर से जन्म ले रही हैं और इस हत्या से अफरा तफरी तो है ही है, मगर पुलिस अभी तक क्या किसी नतीजे पर पहुंच सकी? देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए, अगर बात उन्नाव पुलिस अधीक्षक का कहना है कि फॉरेंसिक टीम पूरी तरीके से मौके पर तुरंत ही पहुंच गई थी। उसके बाद में टीम गठित कर दी गई है, जांच चल रही है। मगर बात वही फिर एक बार उठ के आती है कि क्या उन्नाव में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ, इसको लेकर एक समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी आया है। और अगर बात की जाए तो पूरनखेड़ा मामले से पूरा हरकम मचा हुआ है उस क्षेत्र में। जैसे कि वो 8 साल की एक उसकी पुत्री थी और एक 4 साल की, और उस महिला अगर बात करें तो लगभग 35 साल की थी। जबकि गांव वालों का कहना था लगभग उन लोगों की डेली की डेली लड़ाई होती थी, जिसके चलते कल रात में भी कुछ लड़ाई हुई, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद अगर बात की जाए गांव वालों की महिला और बेटी की हत्या की गई, उस घर में और भी लोग थे। लड़ाई किन लोगों से चल रही थी? घर वालों का क्या कुछ कहना है? करीबी रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बताया जा रहा है कि जहां तक जानकारी के अनुसार उसके 3 बेटे और थे, मगर उनकी जो मेन लड़ाई चलती थी वो अपने पति से ही चलती थी। उसे घर कलह जिसको बोलते हैं, उसके साथ चलता रहता था। और इसी बात को लेकर कल रात में भी कुछ कहा सुनी हुई थी, काफी लंबी बातें हुई थी, जिसके बाद में देर रात यह घटना सामने आई, जिसकी वजह से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए उन्नाव से लेके औरास थाने तक की पूरी तरीके से हड़कंप मचा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या पति को हिरासत में लेकर के अश्वनी पुलिस ने अब तक पूछताछ की जा रही है? क्या पति को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, तफ्तीश कहां तक पुलिस की पहुंची? जी देखिए, तफ्तीश की अगर बात करें, वहीं पे उसके पति और उसके देवर को लेके पूछताछ चल रही है। अभी किसी निर्णय पे नहीं पहुंची है। अगर उन्नाव पुलिस की बात की जाए, लगभग 7 से 8 घंटे होने वाले हैं इस घटना को, मगर अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। पूछताछ कल चल रही है। जी, झगड़े किस बात को लेकर के हो रहे थे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे थे, मगर पत्नी के ससुराल पक्ष के लोगों का क्या कहना है? उस महिला के मायके के लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैके की अगर बात की जाए तो मैके से अभी कोई खुल के सामने नहीं आई है किसी प्रकार से कोई। और बात की जाए तो केवल उनके पति और देवर से ही पूछताछ चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्वनी अवस्थी इन तमाम जानकारी के लिए। तो उन्नाव में जिस तरीके से हत्याकांड का मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस के सामने चुनौती है कि इस पूरे मामले को सुलझाए। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, मगर कोरोना वायरस की आफत के बीच में अब एक नई मुश्किल सामने आ गई है। मुश्किल है टिड्डी। दरअसल टिड्डियों का झुंड जिस तरीके से आकर के जिलों जिलों तक फसल को तबाह कर जा रहा है, टिड्डियों ने अब अपना नया आतंक शुरू कर दिया है। इनके हमले से झांसी और बबीना इलाके में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
झांसी और बबीना में टिड्डी दल यहां के गांव में पहुंचा, फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। देखिए तस्वीरों में, देखिए टिड्डियों के काफ़ी इस लंबे दल को देखते हुए लोग डरे हुए हैं, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। टिड्डी दल के प्रकोप की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने एक बैठक भी की। बैठक में टिड्डी दल को और इसके प्रकोप की सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के प्रबंधक सहायकों और ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। मगर सवाल ये है कि टिड्डियों का ये दल, जो कि बताया जा रहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से होता हुआ वहाँ पर भारी नुकसान करने के बाद में देश की सरहद में टिड्डियों का यह दल दाखिल हुआ। कई जिलों में एक साथ जहाँ जहाँ ये टिड्डी दल पहुँचता है, फसलों को एक साथ पूरी तरीके से तबाह कर बर्बाद कर देता है। इसका जो मूवमेंट है सुबह तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और दोपहर भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन शाम पे इसकी मूवमेंट, जब ठंडी हवा निकलती है तभी तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। मतलब ये वही टिड्डी दल है जो अन्य जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है, तो फिर इस गर्मी हवा पे उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन शाम 4 बज जाते हैं तो फिर इस टिड्डी दल की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है अचानक। कारण क्या है कि एक ठंडी लहर भी है, एक मौसम भी अपने आप ही ठंड होने के समय आ जाती है, तो फिर तो इसी पे इनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। दरअसल 150 किलोमीटर तक की रफ्तार से टिड्डी का दल ये उड़ सकता है। अपने वजन जितना ताज़ा खाना खाता है टिड्डी दल, और टिड्डी का झुंड दिन में 35,000 लोगों का खाना खा जाता है। सोचिए 70 दिन तक ये टिड्डा जिंदा रहता है। मादा टिड्डी एक सीजन में 50 से 100 अंडे देती है। बताया जा रहा है टिड्डी के बारे में, टिड्डी के निशाने पर हरे पत्ते होते हैं। दिन ढलने के वक्त आते हैं और ज़मीन पर रहते हैं। साथ ही साथ में इनके रुकने की जगह पेड़, झाड़ियाँ और फसलें होती हैं। ये जाने दुश्मन फसलों की हैं। अगली सुबह से वो अपना आगे का सफ़र शुरू कर देती हैं, यानी कि एक जगह ये रहते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसी वक्त इन पर दवा का छिड़काव हो जाए तो फिर उसका फ़ायदा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की तरफ से टिड्डियों के आक्रमण पर ढोल, नगाड़े, टीन के डब्बों, थालियों आदि को बजाते हुए शोर मचाने की सलाह दी जाती है। तो ये वो जानकारी है। 150 किलोमीटर तक दिन में ये टिड्डी उड़ सकते हैं। इतने ख़तरनाक हैं और इनकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, फसलों को तबाह किस तरीके से ये टिड्डी कर जाते हैं। अलग अलग ज़िलों में किस तौर पर इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी भारत से लेकर के अब उत्तर भारत में भी इनका प्रकोप इस वक्त दिख रहा है। और आइए रुख करते हैं किसानों के नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान संघ के अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़ रहे हैं क्योंकि मुश्किलें बहुत ज़्यादा और उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। पुष्पेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका R9 टीवी में। मगर जो मुश्किलें टिड्डियों की वजह से आई हैं, इसका समाधान क्या है? आपकी बातचीत हुई होगी कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों से, सरकार से, प्रशासन से। देखिए, इसका समाधान तो केवल दवाई के छिड़काव के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। कारण ये है कि ये दरअसल जो हमारा पर्यावरण जो है हमने डिस्टर्ब किया है, उसकी वजह से ये सारा ये ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका जो है वहां से इसकी शुरुआत होती है। वहां पर जो है ऐसी कंडीशन बनती है कि ये जितना भी टिड्डी दल है वहां पैदा होता है, फिर ये वहां सऊदी अरबिया से लेकर के और ईरान से होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ एंटर करता है राजस्थान के बॉर्डर पर। लेकिन ये राजस्थान से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अभी 1-2 साल से, पिछले साल भी कुछ महीनों पहले भी मगर पुष्पेंद्र सिंह जी, राजस्थान से होता हुआ उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच रहा है, यहाँ पर भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। तो फिर ऐसे में इस समस्या का समाधान कोई है? सरकार की तरफ से कोई सुझाव, कोई मदद, किसी किस्म की व्यवस्था की गई? उसी को तो मैं बता रहा था कि वो जनरली वहीं तक रह जाता है। पर इस साल अभी ये जयपुर में देखा गया है और हवा की डायरेक्शन के अनुसार जो है मुरैना और मालवा का एरिया जो MP का है, वहां से होते हुए बुंदेलखंड की तरफ भी बढ़ने की इसकी संभावना है और कुछ वहां पहुंच भी गया है। ये कितना खतरनाक है, पहले आपके दर्शकों को ये बता दूं कि लगभग
1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर ये उड़ रहा है तो इसमें 7-8 करोड़ के आसपास इसमें टिड्डे होते हैं। और ये लगभग एक दिन के अंदर 35,000 लोगों का भोजन, जितना भोजन 35,000 लोग खाएंगे उतना भोजन ये सफाचट कर जाते हैं और दुनिया भर का नुकसान किसान का फसलों का कर देते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यदि दवाइयों का छिड़काव किया जाए, क्योंकि ये दिन में तो उड़ता है लेकिन आगे बैठ जाता है, तो जब ये बैठा हुआ होता है उसी वक्त इसके ऊपर दवाई का छिड़काव किया जाए तो कुछ इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन ये है कि जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है हमारा, और जो भूमि में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, कहीं ज्यादा बरसात कहीं ज्यादा सूखा इस तरह की आ रही है, उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें पैदा होती चली जा रही है। इसके लिए लॉन्ग टर्म सुधार करने की मगर आवश्यकता है। पुष्पेंद्र सिंह जी, अगर किसी किसान के खेत में ये टिड्डी दल बैठा हुआ है तो फिर दवाइयों का छिड़काव संभव कैसे होगा? क्या वहां पर ऊपरी हिस्से से अब किसी दूसरे माध्यम से सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे? क्योंकि एक साथ एक खेत में नहीं, वहां तो कई एकड़ में एक साथ ये टिड्डी दल बैठता है। नहीं, उसके लिए ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है, उससे इसका छिड़काव हो जाता है, या छोटे प्लेन्स होते हैं जो बड़े आम पैमाने आदमी पर के पास में वो लंबे। ड्रोन या छोटे प्लेन कहां से आएंगे पुष्पेंद्र सिंह जी? जाहिर मैं तौर आम पर आदमी की बात व्यवस्थाएं नहीं तो कर रहा, मैं प्रशासनिक कह रहा स्तर हूं पर सरकार, कृषि मंत्रालय से और सरकार के जरिए की जानी है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूँ। आम आदमी नहीं कर सकता, आम किसान तो इसमें जो है केवल थाली बजा सकता है, उसको उड़ा सकता है, लेकिन वो उड़ के दूसरे खेत में बैठ जाएगा। मुख्य रूप से सरकार की तरफ से ही प्लेन की, ड्रोन की या हेलीकॉप्टर के छिड़काव की मैं इसीलिए व्यवस्था पुष्पेंद्र जी, जो मैं कई इसीलिए किलोमीटर आपसे में हो पूछना सके। चाह रहा था कि क्या आप लोगों जी। की बातचीत हुई सरकार में बैठे लोगों से, कृषि मंत्रालय में जो लोग हैं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है? नहीं, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, बयान देते हैं इसमें, और सरकार उसके ऊपर नोटिस लेकर के इसमें एक्शन करना चाहिए। अब तो जो कृषि विभाग है उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी है कि इतना बड़े एरिया में फैल गया है ये, तो इसको काबू करने का तरीका यही है कि सरकार को लार्ज स्केल पे, और दूसरा जो नुकसान हो गया है उसका बीमा, जो पीएम बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, उसके तहत इसको भी शामिल किया जाना चाहिए, इसके माध्यम से जो नुकसान हुआ है। लेकिन बड़े मैकेनाइज तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, और मुख्य रूप से यदि हम बॉर्डर पे इसको रोक लें, जब ये क्रॉस करता है उस वक्त हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इसके टिड्डों को अगर समाप्त मैं नहीं इसीलिए कर देते पूछना हैं। चाह रहा हूं पुष्पेंद्र जी कि चूंकि आप किसान जी। संघ के अध्यक्ष हैं, क्या इस नुकसान को सरकार ने उस बीमा योजना में शामिल अभी तक नहीं किया है? चूंकि ये मामले कम आते हैं इसलिए शायद नहीं किया हो। अब इसको किस तौर पर आप चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या क्या करे? R9 टीवी के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भी कीट पतंगों से या टिड्डियों से जो भी नुकसान होता है फसलों का, मुख्य रूप से उसमें मौसम की जो मार होती है उसको तो ये शामिल कर लेते हैं, लेकिन कीट पतंगों से शामिल नहीं किया गया है। इवन आवारा पशु भी नुकसान करते हैं, हमारे जो बार मांग रही है उसको भी शामिल किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान बॉर्डर पर ही ड्रोन उड़ा करके, हेलीकॉप्टर उड़ा करके, या छोटे प्लेन्स होते हैं जिसमें दवाई भर के इसका छिड़काव कर दिया जाता है, वो इसका तरीका है। लेकिन किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करने से आपका पर्यावरण भी उसका साइड इफेक्ट है, दूषित होता है और हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। इसका लॉन्ग टर्म यही है कि आप लोग जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में पूरा देश और पूरा विश्व जा रहा है, धरती गर्म होती चली जा रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ज्यादा बरसात, लेट बरसात शुरू होना, लंबे समय तक बरसात चलना, उससे इसको ब्रीडिंग के लिए जो है माकूल समय और वो स्थितियां मिल जाती हैं। उस पर जब तक काम नहीं होगा ये समस्या आती रहेगी। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर दवाई का छिड़काव करें और इससे हुए नुकसान को किसानों की पुष्पेंद्र भरपाई जी, ठीक पीएम है। किसान पुष्पेंद्र योजना जी, के माध्यम से की पाकिस्तान जाए। में इन टिड्डियों के दलों ने काफी नुकसान पहुंचाया, और जिस वक्त पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, माना जा रहा था, आशंका इस बात की थी कि भारत में ये दल आ सकते हैं। क्या उस वक्त कोई कदम अगर उठाया गया होता सरहदी इलाकों पर तो शायद इतना नुकसान हमारे देश में किसानों का नहीं हुआ होता टिड्डियों की वजह से? देखिए, इसमें पहले कदम यही उठाया जा सकता है कि जिस टाइम ये अगर पाकिस्तान में है तो हम यहाँ कोई कदम नया नहीं उठा सकते। जब ये क्रॉस करना शुरू होगी, क्योंकि पाकिस्तान के वायु सीमा में जाकर के तो हम छिड़काव नहीं कर सकते, ये जब इधर क्रॉस जैसे ही करेगी उस वक्त इसका छिड़काव होना चाहिए। वो मुस्तैदी और उसके लिए तैयारी पहले से ही सरकार की होनी चाहिए कि भाई ये ईस्ट अफ्रीका से ट्रैक करते हैं इसको, सभी ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको ट्रैक करती है कि साहब ये वहां से चल पड़ा है, ये अब ईरान पहुंच गया है, ये सऊदी अरबिया में अभी यहाँ है। तो उसी वक्त हमें तैयार हो जाना चाहिए कि ये अगले 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में हमारे यहाँ आ सकता है, और जैसे ही ये बॉर्डर को क्रॉस करना शुरू करे उस वक्त लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो है छिड़काव किया जाए ताकि ये वहीं ढेर हो जाए।
अन्यथा अगर यहाँ एंटर हो गया और ये फैल गया चारों तरफ तो फिर इसके ऊपर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये जहां तक पहुंचा है, इसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पिछले साल हुए लगभग 3 लाख हेक्टेयर राजस्थान में और गुजरात में फसलों का इसने नुकसान किया था, जो काफी बड़ी जो है रकबा होता है। तो अब हमारी निवेदन सरकार से बार बार ये है कि अब क्योंकि ये एंटर कर चुका है, एक तो आगे ये दोबारा एंटर न करे, क्योंकि जब बरसात आएगी तो ये दोबारा से पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जो सैंडी एरियाज है वहां नमी मिलने की वजह से दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाता है। एक तो वो रोके, दूसरा जो यहाँ एंटर कर गया है उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें और दवाई का पुष्पेंद्र जी, राजस्थान और गुजरात का आपने हवाला दिया। अब तक भारत में कितना नुकसान हो चुका होगा, कोई आंकड़ा किसानों का कितने हेक्टेयर में इन लोगों ने तबाही बचाई है और उसकी वजह से किसानों का कितना नुकसान हुआ है? सरकार उस पर अब क्या विचार कर रही है उन किसानों को राहत देने के लिए? देखिए, जैसा मैं बता रहा था, 3 लाख हेक्टेयर का अनुमान है पिछले साल का। इस साल का अनुमान अभी आया नहीं है। केवल गनीमत इतनी है कि इस वक्त फसलें कट चुकी है, जो राजस्थान में है फसलें नहीं होती है। अब बुआई शुरू होगी, जो भी गर्मियों की फसल है उनकी, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां जहां पानी का, जैसे श्रीगंगानगर वगैरह है, वहां पर पानी का बंदोबस्त है तो वहां फसलें कुछ बो दी जाती है। बाकी बरसात के उपरांत ही फसलों की बुआई वगैरह शुरू होती है राजस्थान में। हरियाणा में बुआई निश्चित रूप से अब धान की होगी, तो धान में तो अभी छोटा पौधा है, इतना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन इधर जो दालें हैं, मूंग की दाल जैसे विशेषकर होती है, इस एरिया में उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अन्य फसलें जो पशु आहार के लिए इस्तेमाल होती है या क्या ये समझा जाए पुष्पेंद्र जी कि पिछले साल 3 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ, गेहूं खेतों का नुकसान हुआ जिसमें फसल लगी थी, इस बार उसके लिए कोई प्लानिंग कृषि मंत्रालय ने नहीं की थी या उसकी भरपाई के लिए अपने यहाँ पर इस चीज पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, हर बार ये नहीं आती है। इनके पास परमानेंट एक मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो कि इसका आकलन जब ये अफ्रीका से चलता है उतर के, तभी इसको कर लिया जाए कि अफ्रीका से चला है तो ये 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद हमारे यहाँ आ सकता है। उसी वक्त अगर हम चाक चौबंद हो जाए तब तो इसकी कंट्रोल संभव है। अदरवाइज तो इसके लिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर है, हम ना तो अफ्रीका में इस पे एक्शन ले सकते हैं, ना ईरान और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में एक्शन किया जा सकता है। ये तो जब हमारे बॉर्डर के अंदर क्रॉस करेगा, और उसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है, कोई जाल तो लगा नहीं सकते आप हवा में के साथ, कोई आए नहीं। जब ये आना शुरू हो तो छिड़काव के अलावा इसके ऊपर कोई तरीका नहीं है। और लॉन्ग टर्म में पर्यावरण बदलाव जो हो रहा है उसको, उसके लिए सही नीतियां बनाई जाए। ये दो इसके माकूल तरीके हैं। और जो नुकसान कर दिया है उसका जो है आकलन करके सरकार किसानों को कंपनसेट करने का काम करे। चलिए, बहुत शुक्रिया चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, R9 टीवी के साथ जुड़ करके आपने जो नुकसान टिड्डियों के इस दल की वजह से हुआ उस पर विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम नुकसानात की भरपाई जरूर करेगी ताकि किसानों की मुश्किलें आसान हो सके। चले आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के गांव बरौठा में दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुआ। बाइक से दरअसल टक्कर लगने के बाद में बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद में दोनों पक्षों में जमकर के लाठी डंडे और पत्थर चले। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का दीनदयाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हिंसक झड़प के बाद में गांव में पीएसी और पुलिस बल तैनात हैं। तस्वीरें आप देखिए, झड़प की तस्वीरें हैं जो कि इस तरीके से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। 6 लोगों को हालांकि इस बीच में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां भी की हैं, मगर जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं, डराने वाली हैं। अलीगढ़ से कुछ इस अंदाज में तस्वीरें सामने आई जहां पर छोटा सा विवाद किस तरीके से तूल पकड़ता गया और क्या उसका नतीजा सामने आया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पुलिस ने अब तक कार्रवाई के तौर पर 6 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, मगर यह हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा क्यों और क्या अब तक इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से बात रखी जा रही है? जवाहर, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है हरदोगन थाना क्षेत्र के बरौठ गांव का है और महज छोटी सी घटना यानी बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों से सैकड़ों की तादाद में लोग आ गए, जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और इस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बात अगर मैं गिरफ्तारी की करूं
तो अभी तक पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और अभी गांव में पुलिस पीएससी भारी तादाद में तैनात कर दी है। देखिए, सवाल बड़ा फिर वही उठता है कि अगर छोटी सी बात यानी बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ, गांव में तमाम बुजुर्ग थे, तमाम बुजुर्ग लोग थे, अगर वो चाहते तो ये मामला वही खत्म हो जाता, मगर दोनों पक्ष सामने सामने आना, जमकर पथराव होना और दर्जनों लोग घायल होना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों की दिलों की जो दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे और दोनों ही समुदायों में जमकर पथराव हुआ है। अभी की हालात की बात की जाए तो पुलिस लगातार लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, लोग अपने घरों में, मगर पूरी तरीके से गांव में एक बहका माहौल पैदा हो गया है जिस तरीके से जी, जाहिर तौर पर खौफ और दहशत का माहौल है। बहुत शुक्रिया प्रबोध इन तमाम जानकारी के लिए। और उधर खबर नैनीताल से, जहां के बैताल घाट के तल्ली सेठी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में 6 साल की बच्ची की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई। बच्ची को सांप के काटने के बाद में आनन फानन बैताल घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन इससे पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी थी। गांव के ही महेंद्र सिंह का परिवार बीते दिन दिल्ली से बैताल घाट लौटा था, जिसे एहतियात के तौर पर बैताल घाट के प्राथमिक विद्यालय में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। मगर बद इंतजामी और अव्यवस्थाओं का ये अंदाज देखिए कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर एक बच्ची की मौत हो जाती है। हालांकि इस वक्त 3 सरकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सांप क्वारंटीन सेंटर में पहुंचता है, 6 साल के एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाता है और बच्ची की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है। हालांकि जो क्वारंटीन सेंटर है उनको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन से लेकर के तमाम तरह की वहां पर सुविधाओं की बातें की गई थी, लेकिन सांप काट रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता गौरव जोशी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, किस किस्म की व्यवस्था थी इस क्वारंटीन सेंटर में कि सांप वहां पहुंचता है, एक बच्ची को काटता है, बच्ची मर जाती है और कहा यह जाता है कि साहब सारी व्यवस्थाएं बहुत ठीक हैं? जी देखिए, इस बार तमाम दावे और वादे तो सरकार के द्वारा पूरे किए गए हैं कि जितने भी उत्तराखंड के क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पूरी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, खाने पीने की सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा धरातल तक कुछ नहीं देखने को मिलता जब तक सरकार के सारे दावे हवा हवाई हैं। जिस जगह ये घटना हुई है उस स्थान पर भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, केवल दरी सफाई के अलावा और खाने पीने के अलावा वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ना तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, ना ही अन्य कोई व्यवस्था दी गई है, जिसके नतीजे में एक बच्ची की मौत भी है। और साथ ही आसपास के अन्य जो सेंटर है वहाँ का भी यही हाल है। केवल जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें प्रधान है और अन्य अधिकारी हैं, उनके भरोसे, राम भरोसे ये सब लोगों को छोड़ दिया गया है। उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर दाएं बाएं गाँव में घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार चेतने का नाम नहीं ले रही। कई बार हमने भी अपनी खबर में दिखाया था कि कितनी बदहाल स्थिति में उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटर हैं, लेकिन सरकार केवल दावों और दावों का ही दम भर रही है। जी, बहुत शुक्रिया गौरव जोशी इन तमाम जानकारी के लिए।